नमस्कार दोस्तों, ज्ञान पर आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक उठा के बात कर रहे हैं आपके साथ वो है नाटो। नाटो बहुत ही न्यूज़ में रहता है। हम क्या देखेंगे, नाटो का पूरा इतिहास देखेंगे, थोड़ा सा फैक्ट्स देखेंगे इसके, और इसकी जो मतलब प्रॉब्लम्स चल रही नाटो को लेके वो देखेंगे, इसका एक्सपेंशन देखेंगे, सदस्य देखेंगे, सारी चीज़ देखेंगे हम आपको। आइए शुरू करते हैं नाटो। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे, इसका क्या हेडक्वार्टर बेल्जियम में है, ब्रसल्स में, जो कैपिटल है उसकी। आगे अगर बढ़ के देखा जाए तो इसमें हम कुछ इसके मेंबर्स देख लेते हैं, पहले कौन संस्थापक था और इसका एक्सपेंशन कैसे कैसे हुआ है। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसमें हम देखते हैं क्या, मेंबर्स को लेके। जो नाटो है, नाटो में वर्तमान में 30 सदस्य हैं, लेकिन हमेशा 30 नहीं थे इसमें। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी, 4 अप्रैल 1949 की इसकी स्थापना होती है। और जब स्थापना हुई थी तो इसमें कुल 12 सदस्य थे। बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। फिर 1952 में इसमें 2 महत्वपूर्ण सदस्य शामिल होते हैं। देखिए, यहीं से नाटो का विस्तार शुरू हो जाता है, और विस्तार ही 1990 के बाद जब विस्तार होता है तो विवाद खड़ा करता है। आइए 52 में देखते हैं कौन कौन शामिल हुआ था। ग्रीस और टर्की। ये विस्तार गलत नहीं था, क्योंकि इस समय साम्यवाद और पूंजीवाद में संघर्ष चल रहा था। अमेरिका नाटो के साथ, और जो रशिया था, सोवियत रूस था, वो वार्सा पैक्ट से अपना विस्तार कर रहा था, और संघर्ष देखा जा रहा था वैचारिक स्तर पर भी और हर स्तर पर। 1955 में एक नया देश शामिल होता है, इसमें फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। आप लोग जानते हैं कि जर्मनी में जो था उसका शीत युद्ध के दौरान 2 टुकड़ों में बांट दिया गया था। एक था आपका वेस्टर्न जर्मनी, एक था ईस्टर्न जर्मनी। जो आपका वेस्टर्न जर्मनी था उसे अमेरिका और नाटो का नियंत्रण था, और जो ईस्टर्न था वो उस पर सोवियत रूस का नियंत्रण था। और ये जो पार्ट था वेस्टर्न वाला वो शामिल होता है, और उसका नाम क्या था, फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। आगे 1982 यानी कि 1982 में शामिल होता है स्पेन। उसके बाद 1999 में इसमें चेक रिपब्लिक, हंगरी और पोलैंड शामिल हो जाते हैं। कौन? चेक रिपब्लिक, हंगरी, पोलैंड आते हैं। जबकि हम क्या देखते हैं इसको, 2004 ये जो एक्सपेंशन अब होता है, ये नाटो का एक्सपेंशन गलत था। क्योंकि यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि नाटो अपना आज भी जो मूल दुश्मन मान के चल रहा है, रूस को मान चल रहा है, और उसी को घेरने का प्रयत्न कर रहा है रूस को, तभी उसका एक्सपेंशन कर रहा है। और ये बात रूस समझ रहा था, लेकिन रूस कमज़ोर था, इसलिए बहुत कुछ कर नहीं पा रहा था। परंतु पुतिन की रिज्म में रूस का रिवाइवल हुआ है, और वो कहीं ना कहीं विश्व में पुनः अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। आइए देखते हैं कौन कौन शामिल होता है इसमें। तो 2004 में जो मेंबर आए थे इसमें थे बुल्गारिया, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया। 2009 में भी इसका एक्सपेंशन होता है, अल्बानिया और क्रोएशिया आते हैं। 2007 में 2017 में सॉरी, जो उसका 29वां मेंबर था, मोंटेनेग्रो आता है। 2020 में नॉर्थ मैसेडोनिया आता है, 30वां नंबर आता है। तो ये इसका एक्सपेंशन था। हमें पता होना चाहिए संस्थापक सदस्य कौन थे, कैसे कैसे एक्सपेंशन हुआ है, इसका अंतिम सदस्य कौन था, सेकंड लास्ट कौन सा था। या हमें इतना जरूर पता होना चाहिए कि जब कोल्ड वार समाप्त हो गया 90 के दशक के बाद, उसके बाद इसमें कौन कौन से देश जुड़े हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम वीडियो में अपनी। देखिए, ये रशिया है, और ये जो कंट्रीज शामिल हो रही हैं उनकी लोकेशन देख लेते हैं। अगर फिनलैंड शामिल होता है, जबकि ये लोग पहले शामिल हैं, यूक्रेन शामिल होना चाहता है, तो रशिया की जो पश्चिमी सीमा है वो संकटग्रस्त हो जाएगी। मॉस्को उसका वहीं पे स्थित है। कभी भी ये लोग मिलकर इस पर अटैक करके क्या कर सकते हैं, रशिया को पंगु बना सकते हैं, या उसको नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश कर सकते हैं। ये कैपिटल किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। आप देख रहे हैं यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, कीव कीव पे नियंत्रण सबसे मुश्किल, वो कैपिटल है। कैपिटल पे नियंत्रण का मतलब है आप युद्ध हार चुके हैं। ठीक है, अब आगे देखें तो हम इसमें बहुत सी चीज़ें और भी हैं अभी। जो मुख्य मुद्दा है, और वो है फिनलैंड और स्वीडन का। जो फिनलैंड और स्वीडन है वो शामिल होना चाहते हैं इसमें। ठीक है, इसमें नाटो में, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन में शामिल होना चाहते हैं। तो कारण क्या है, वो क्यों आते हैं इसके अंदर? यूक्रेन का युद्ध हो गया। देखिए, जब तक यूक्रेन का युद्ध नहीं हुआ था, फिनलैंड और स्वीडन रूस के साथ थे। मतलब रूस के साथ वो सहानुभूतिपूर्ण अच्छे संबंध रखते थे, क्योंकि उनका मानना था कि रूस के साथ हम अच्छे मित्रवत संबंध बनाए रखेंगे। ठीक है, लेकिन जब यूक्रेन युद्ध होता है तो वहाँ का वातावरण बिल्कुल बदल जाता है। कहाँ का? फिनलैंड और स्वीडन का। वहाँ के लोगों को लगता है कि यार, आज तो यूक्रेन पे अटैक हो गया, कल हम पे अटैक हो सकता है, हमारी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? तो इसीलिए वहाँ पे एक नई भावना उत्पन्न होती है, क्या, कि नाटो में शामिल हुआ जाए। और अभी आप लोगों ने देखा होगा कि आज ही इन दोनों देशों ने नाटो की सदस्यता के लिए क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, सबमिट कर दिया, जैसे कि आप लोग फॉर्म भरते हैं। और नाटो ने भी कह रखा है, विशेष अमेरिका और इंग्लैंड ने, कि जब तक आपको नाटो की मेंबरशिप नहीं मिल जाती और एप्लीकेशन भरने के बाद हम आपकी सुरक्षा गारंटी लेते हैं।
ये कहीं ना कहीं रूस में दबाव बनाने की बहुत बड़ी रणनीति है। आगे देखें तो रूस की आक्रामकता भी इसके लिए जिम्मेदार है। भाई आप मुद्दों को युद्ध से हल करेंगे तो कोई देश क्या करेगा, वो सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं जाएगा, और नाटो उनके पास एक मात्र विकल्प है आपके अगेंस्ट, और कोई तो आप बचा नहीं सकता आपसे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं इसमें। अब स्वतंत्रता की रक्षा का भी एक मुद्दा उठता है इसमें, क्योंकि देखिए कोई भी देश क्या चाहता है, मैं स्वतंत्र हूँ, मेरी स्वतंत्रता बनी रहे, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, या तो खुद शक्तिशाली हो जाओ या शक्तिशाली की श्रेणी में चले जाओ, जैसा कि चाणक्य ने भी कहा है। तो इन देशों को कौन बचा सकता था, नाटो। इसीलिए उन्हें, क्योंकि नाटो में ना एक क्लॉज है, एक आर्टिकल है, आर्टिकल 5। ठीक है, ये जो आर्टिकल 5 है नाटो के चार्ट में, वाशिंगटन संधि से आता है ये, वाशिंगटन संधि, वो कहता है कि सामूहिक सुरक्षा का प्रावधान करता है। इसका तात्पर्य क्या है, एक या अधिक सदस्यों पर आक्रमण सभी सदस्यों पर आक्रमण माना जाएगा, और सभी देश आक्रमणकारी देश के ऊपर क्या करेंगे, हमला करके उसकी रक्षा करेंगे। ठीक है, तो हम देख लिया कि जो आर्टिकल 5 में क्या कहता है, सुरक्षा की गारंटी देता है। तो इन सभी कारणों से ये जो दोनों देश थे हमने देखे अभी, यानी कि फिनलैंड और स्वीडन, वो क्या चाहते हैं, नाटो में शामिल होना चाहते हैं। कहाँ शामिल होना चाहते हैं, नाटो में शामिल होना चाहते हैं। ऐसा नहीं केवल इनके लिए लाभकारी है, नाटो के लिए भी लाभकारी है। कैसे, आओ देखते हैं उसको भी थोड़ा सा। नाटो को लाभ क्या होगा, देखो नाटो को बहुत लाभ है इससे। अभी हमने देखा कि इन देशों की जो सिचुएशन है जोग्राफी की कुछ ऐसे ऐसे आती है, और ये यहाँ रूस आता है आपका। जैसे ही फिनलैंड और ये दोनों शामिल होते हैं, क्या होगा, ये जो नाटो कंट्रीज़ की सीमा लगती है रूस का, ये डबल हो जाएगी, जस्ट वर्ड की डबल। यानी कि अब रूस पे दबाव बनाना आसान हो जाएगा, घेरना आसान हो जाएगा उसको, कि रूस की पश्चिमी सीमा जो महत्वपूर्ण सीमा है उसकी, वहाँ पे जो एनिमी बोला जाए इसमें, इनको दुश्मन कंट्रीज बोला जाए नाटो को, वो आके बैठ जाएंगे, तो उसकी संप्रभुता और राष्ट्र सुरक्षा का मुद्दा खड़ा हो जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि बाल्टिक सागर, जब ये लोग शामिल होते हैं तो बाल्टिक सागर में गठबंधन की स्थिति, गठबंधन कौन है, नाटो, नाटो की स्थिति मजबूत हो जाएगी। तो ये लाभ नाटो को होने वाला है। देखिए कोई भी क्रिया होती है उसकी प्रतिक्रिया भी होती है। अब हम ये देखेंगे कि देश सोच क्या रहे हैं। सबसे पहले रूस को ही लेते हैं, वो कहता है कि भैया जैसे ही आप लोग शामिल होते हो फिनलैंड में, हम क्या करेंगे, शक्ति का प्रयोग करेंगे। वी यूज्ड पावर, वी यूज पावर। पावर मतलब क्या, केवल सैनिक शक्ति नहीं, न्यूक्लियर पावर। हम अपने न्यूक्लियर पावर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, न्यूक्लियर पावर का यूज करेंगे। आपके ऊपर परमाणु हमला भी कर सकते हैं, वो आज कई बार कह चुका है मैं परमाणु शक्ति का प्रयोग कर सकता हूँ। देखिए परमाणु शक्ति का प्रयोग करना कोई आसान काम नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर किसी देश के सामने आत्मरक्षा का प्रश्न खड़ा हो जाए, उसकी राष्ट्र सुरक्षा का मुद्दा आ जाए और कोई विकल्प ना बचे, तो वो उसका उपयोग कर भी सकता है। ये हमें ध्यान रखना होगा। तो ये तो इसकी बात थी। और दूसरी तरफ यूरोपीय राष्ट्र और अमेरिका, वो तो कब से सोच रहे थे कि लोग शामिल हो जाएं, फिनलैंड, तो वो स्वागत कर रहे हैं कि आप आइए, हम आपके साथ हैं। टर्की का एक मुद्दा अलग ही आता है इसमें। भाई वो कह रहा है कि जैसे ही स्वीडन और फिनलैंड आएंगे, हम क्या करेंगे, नाटो में शामिल होंगे, विरोध करेगा और क्या वीटो का उपयोग कर देगा अपने वो। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, ये शामिल नहीं हो पाएंगे। अब ये ऐसा क्यों कह रहा है, ये भी जानना हमें ज़रूरी है। वो इसलिए ऐसा कह रहा है क्योंकि जो तुर्की है उसकी कुछ जो आतंकवादी संगठन, उनका समर्थन इनको मिल गया स्वीडन और फिनलैंड से, उनको मानवाधिकारवादी बोल दिया उसने। तो ये कुछ समस्याएं चल रही हैं इनके बीच में। ठीक है, आगे अगर देखें तो अब थोड़ा नाटो के बारे में देख लिया जाए। नाटो के बारे में देख लिया जाए कि नाटो क्या है। ये नाटो का लोगो है, देख लीजिए, आप सब जानते हैं, खैर कोई नई चीज़ नहीं है। आइए आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब ये चीज़ें हम काफ़ी कुछ देख भी चुके हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं। यहाँ पे जो नाटो है उसकी स्थापना अप्रैल 1949 में हुई थी, सोवियत संघ के खिलाफ सामरिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए। अमेरिका था, कनाडा था, कई पश्चिमी यूरोपीय देश थे शामिल थे, और इन्होंने क्या किया, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन बनाया अपना, जिसे वाशिंगटन संधि भी कहा जाता है। वर्तमान में 30 सदस्य देख चुके हैं, सिमूल सदस्य भी हम देख चुके हैं सारे कौन से। आप लोग उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। हमने इसका एक्सपेंशन भी देख लिया है अच्छे से, कोई ज़रूरत नहीं बार बार देखने की, समय बहुत लगता है, आप लोग परेशान होते हैं वीडियो देख के। अब देखिए 1950, थोड़ा सा फ्रांस के बारे में देख लीजिए जो हमने वहाँ नहीं देखा था। फ्रांस 1966 में नाटो के एकीकृत सैन्य कमान से अलग हो गया, लेकिन संगठन का सदस्य बना रहा। नाटो से अलग नहीं हुआ, उसकी सैन्य कमान से अलग हो गया, यानी कि युद्ध जो करता है उससे अलग हो गए। परंतु 2009 में वो नाटो में पुनः आ जाता है, पहले से था जो कि सैन्य कमान में शामिल हो गया वो। ठीक है, अब जो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये, नाटो का मुख्यालय हम सब जानते हैं ब्रसल्स में, देखा भी था हमने, लेकिन अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बन सकता है। क्या क्वेश्चन, एलाइड कमांड ऑपरेशंस का मुख्यालय
मॉन्स, मॉन्स भी कहाँ है, बेल्जियम में ही है, ब्रुसल्स भी बेल्जियम में ही, यानी कि दोनों कहाँ है, बेल्जियम में। और इसकी खास वजह भी आप देख लीजिए थोड़ा सा, ये देखिए खास वजह ये है, ये बेल्जियम है एकदम यहाँ पे, ये मॉस्को है, पूरा रूस है। यहाँ से आप रूस पे नियंत्रण करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मॉस्को पे कंट्रोल, रूस पे कंट्रोल हो जाएगा लगभग लगभग। तो ये एक बड़ा कारण है कि यहाँ सब कुछ स्थापित किया गया है। आइए आगे चलते हैं। तो हम आगे क्या देखते हैं इसमें, उद्देश्य तो हम जानते हैं, जैसा कि नाटो का मूल उद्देश्य क्या है, स्थायी उद्देश्य क्या है इसका, राजनीतिक और सैन्य साधनों द्वारा सभी सदस्य देशों की स्वतंत्रता तथा सुरक्षा की गारंटी प्रदान करना। अब इसका राजनीतिक उद्देश्य भी है कि नाटो लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता है और सदस्य देशों की समस्याओं को हल करने, आपसी विश्वास कायम करने तथा दीर्घ अवधि में संघर्ष रोकने के लिए रक्षा एवं सुरक्षा से संबंध मुद्दों परामर्श व सहयोग भी देता है। ठीक है, इसका सैन्य उद्देश्य भी है, जैसा कि सब सर्वविदित है, सब ज़्यादा हम इसका यही उद्देश्य देखते हैं कि जैसे कोई बात होती है तो कोई छोटा देश होता है, उस पर लोग मिलकर हमला कर देते हैं। हमने इराक को देखा, लीबिया को देखा, सीरिया को देखा, हमने अफगानिस्तान को देखा। कुछ जगह ये सही भी थे, परंतु कुछ जगह इनको यूएनओ ने भी कहा कि आपने गलत किया, ही आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसे कि इराक युद्ध के मामले कोफी अन्नान ने कहा था कि जो युद्ध हुआ है वो गलत हुआ है। ठीक है, हाँ, तो ये जो इसका सैन्य उद्देश्य है, इसमें क्या है कि नाटो विवादों के शांतिपूर्ण समाधान हेतु प्रतिबद्ध है। राजनयिक प्रयास विफल हो जाए तो क्या करता है वो, संकट प्रबंधन के लिए सैन्य शक्ति का उपयोग करता है वो। ये ऑपरेशन नाटो की संस्थापक संधि की सामूहिक रक्षा खंड वाशिंगटन संधि के अनुच्छेद 5 या संयुक्त राष्ट्र जो जनादेश है उसका चार्टर्ड है के तहत अकेले या अन्य देशों और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से की जाती है। ये जो ऑपरेशन होते हैं कैसे होते हैं, दो बेस हैं इसके लिए। पहला तो यूएन चार्टर्ड सबसे बड़ा बेस है, दूसरा क्या है, जो वाशिंगटन संधि है उसका भी आर्टिकल 5 कहता है कि भाई कोई आक्रमणकारी देश है तो कुछ देश मिल जाएं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर क्या करें, उस आक्रमणकारी देश के ऊपर अटैक कर दो, जो अटैक कर रहा है, ठीक है, अटैक कर दो उसके ऊपर ताकि वो शांत हो जाए। अब अमेरिका ने इसका प्रयोग किया 9/11 में, कई बार किया, हम देखा अनुच्छेद 12 का, तो अनुच्छेद 5 का। इस बार हम क्या देखते हैं, इस तरह जो नाटो है एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और सारी चीज़ें हैं। अगर थोड़ा सा 2 मिनट में एक मुद्दे की बात कर ली जाए इसी नाटो से संबंधित, है देखो यहाँ पे कर लेते हैं। यूक्रेन, जो यूक्रेन है इसमें हमले का दोषी कौन है आखिर में, ठीक है, क्या रशिया है, क्या यूक्रेन स्वयं है, या नाटो है, नाटो मतलब अमेरिका भी साथ में। तो सबसे पहले हम रशिया को लेते हैं। ठीक है, अगर रशिया की बात की जाए तो जो रशिया है, ठीक है, ये कह रहे हैं, सारा विश्व कह रहा है ये अटैकर्स है, इसने हमला किया है, दोषी है, कल्प्रिट है। लेकिन आप मुझे बताइए, किसी के सामने राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न आ जाए तो क्या करेगा, राष्ट्रीय सुरक्षा संप्रभुता का प्रश्न आ जाए तो क्या करेगा। देखिए, आप भारत से मत तुलना कीजिए, रशिया एक एग्रेसिव कंट्री है और रशिया को ऊपर केवल एक कोई देश हमला नहीं कर रहा, 30 देशों का संगठन उससे अगेंस्ट काम कर रहा है। अगर ऐसा ना होता तो 1990 के दशक में जब शीत युद्ध समाप्त हो गया, वार्सा खत्म हो गया, उसके बाद भी अगर आपने कहीं ना कहीं नाटो को बनाए रखा तो इसका मेन कारण ये था कि आप रशिया को एनिमी मान रहे थे, उसे नाटो में शामिल नहीं किया गया था। तो रशिया कल्प्रिट नहीं है, लेकिन उसकी जो ये एग्रेसिव जो पॉलिसी थी ये गलत है, समर्थन भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपने केवल एक संभावना के चलते लाखों मनुष्यों के जीवन को दांव पे लगा दिया और कितने लोग बेघर हो गए, एक देश पूरा बर्बाद कर दिया, पूरा देश। तो हम रशिया का समर्थन नहीं कर सकते। अब बात करते हैं यूक्रेन की। देखो, यूक्रेन जानता था वो रशिया से लड़ नहीं पाएगा, लड़ रहा है क्योंकि सपोर्ट मिल रहा है उसको। ऐसे में आपके पास 2 विकल्प थे। पहला तो आप रूस से कह देते हम नाटो में शामिल नहीं होंगे, ठीक, रूस से समझौता करते, लेकिन और दूसरा ये कहना था कि आप सुरक्षा की गारंटी दो कि हम पे कुछ होगा तो आप हमारी रक्षा करोगे। ऐसी स्थिति में युद्ध नहीं होता, लाखों लोग मरने से बच जाते। साथ ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते ताकि आप पे कोई दबाव न बन सके। आप नाटो का उपयोग कर सकते थे, कैसे स्ट्रेटजी आप रणनीतिक रूप से यूज करते इसका कि अगर रशिया पे अटैक करेगा एक बनाए रखते उस मुद्दे को। लेकिन आपने क्या किया कि ऐसा प्रूव कर दिया हम जाने वाले हैं और रूस ने आक्रमण कर दिया। अब आते हैं नाटो और अमेरिका आते हैं। देखिए, मेन कल्प्रिट मेरी नज़रों में नाटो और अमेरिका ही है, और ख़ासतौर पे अमेरिका, क्योंकि ये लोग क्या था, रूस को बहुत ज़्यादा उत्सुक, मतलब क्या कहते हैं, अटैक करने के लिए प्रेरित कर रहे थे, दबाव डाल रहे थे उस पर, तो इसीलिए उसने अटैक कर दिया।
आगे और भी बहुत सारे कारण थे इसमें नाटो का अटैक करने का। एक तरफ अमेरिका था, अमेरिका की दिक्कत ये थी कि यूरोप में क्या करना चाहता था, वो अपनी गैस बेचना चाहता था, जबकि यूरोप और रूस का जो निकट भौगोलिक संपर्क है उससे क्या था, रूस की गैस यूरोप में सस्ते दामों में बिक रही थी, उसकी डिमांड अच्छी हो रही थी और अच्छा लाभ कमा रहा था। जो अमेरिका को फूटी आंख नहीं सुहा रहा था, वो रोकना चाहता था वो, क्योंकि उनके बीच वर्चस्व की लड़ाई चलती आ रही थी। तो यही कुछ कारण थे जो युद्ध हुआ इसमें। आखिर इन्हीं देशों ने मिल के क्या किया, इसको यूक्रेन को युद्ध का मैदान बना दिया और बसी बचाए देश को सत्यानाश कर दिया। मानवता के साथ एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई है और हमें भी ध्यान रखना है आगे ऐसा कुछ ना हो। तो ये हमारा था एक छोटा सा वीडियो, महत्वपूर्ण वीडियो था। आप लोग उसे देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके नोट कीजिए। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। और एक और बात रिक्वेस्ट है आपकी, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारा चैनल को आगे बढ़ाइए। आपका सपोर्ट, आपका शेयर, आपका जो कमेंट्स आता है वही हमें प्रेरित करता है, वही हमें मोटिवेट करता है। तो बस प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और सपोर्ट बनाए रखिए। नमस्कार, जय हिंद।